प्रेत आत्मा एक ऐसी आत्मा जिसकी किसी कारण से समय से पहले मृत्यु हो गई हो। ऐसी आत्माओं को कभी मुक्ति नहीं मिलती। ये हमेशा तड़पती रहती हैं और अपने आसपास वालों की ज़िंदगी नर्क बना देती हैं। अगर आप इस तरह की आत्माओं में बिलीव नहीं करते तो इस वीडियो को देखने के बाद करने लग जाओगे। हमारी आज की कहानी ऐसी ही एक प्रेत के बारे में है। ये कहानी भेजी है बिहार के रहने वाले संजय ने। संजय की नौकरी धनबाद की एक फैक्ट्री में एज ए सिक्योरिटी गार्ड लग जाती है। संजय ने हमें बताया कि ये फैक्ट्री काफ़ी समय से बंद पड़ी थी। यहाँ पर लोहे की मशीन वगैरह बनाई जाती थी, पर अब कुछ सालों के बाद इसे दोबारा ओपन किया जा रहा था। तो यहाँ पर एक सिक्योरिटी गार्ड की पोस्ट खाली थी और ये पोस्ट संजय को मिल जाती है। संजय ने हमें फैक्ट्री का नाम भी बताया है, पर हम वो मेंशन नहीं कर सकते। तो ये बात है 2006 की। आज संजय खुशी खुशी यहाँ पर ज्वाइन कर लेता है। संजय के घर पर उसके माँ बाप और उसकी बीवी है। वो घर से आते वक्त सबको बोल कर आया था कि एक बार मुझे सेटल हो जाने दो, फिर मैं सबको वहीं बुला लूँगा। और सीधा ट्रेन पकड़कर रात को ही वहाँ से निकल गया और अर्ली मॉर्निंग धनबाद पहुँच गया। और वो सुबह जाते ही मैनेजर से मिला। मैनेजर ने उसे उसका काम बताया और उसको बोला कि रात को 10 से लेकर सुबह 8 बजे तक उसकी ड्यूटी होगी और उसको रात को सोने के लिए कमरा भी दिया। वहीं फैक्ट्री में एक छोटा सा उसे क्वार्टर मिल गया और रहने खाने का इंतज़ाम भी हो गया। संजय के लिए इससे ज़्यादा खुशी की बात नहीं थी कि दूसरे शहर में ना सिर्फ उसे नौकरी मिल गई है, बल्कि उसके रहने और खाने का इंतज़ाम भी हो गया है। आज रात को ठीक 10 बजे संजय अपनी ड्यूटी पर पहुंच जाता है। वो सबसे पहले फैक्ट्री के मेन गेट को बंद करता है और एक बड़ा सा ताला जिसके जंग लगा हुआ था उसको वहां पर लगा देता है। और गेट लॉक करने के बाद अपने रूम से टॉर्च उठाता है और फैक्ट्री का राउंड मारना शुरू करता है। अब संजय ने बताया था ये फैक्ट्री बहुत बड़ी थी, क्योंकि शहर से दूर थी तो बहुत ही खुली जगह में बनी हुई थी और काफ़ी सालों से बंद थी, इसलिए धूल मिट्टी जमी हुई थी। वो अपनी टॉर्च लेकर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था तो उसको वहाँ की धीमी धीमी गंध फील हो रही थी। वहाँ की हवा में जंग और लोहे की स्मेल आ रही थी और सारी मशीनें धूल से छिपी हुई थी। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा और मेन हॉल की तरफ गया। ये वही मेन हॉल था जहाँ पर सारी मशीनें रखी थी। जैसे उसने मेन हॉल का दरवाज़ा खोला तो अंदर बहुत बड़ी बड़ी स्टील की मशीनें रखी थी, सब पर जंग लगा हुआ और अंदर हवा काफ़ी भारी थी। वो टॉर्च मारकर देख रहा था, यहाँ वहाँ पूरी दीवार का पेंट उतरा हुआ था और दीवारों पर मकड़ी के बड़े बड़े जाले थे। और फैक्ट्री की सीलिंग बहुत ऊंची थी, जिस वजह से उसकी आवाज़ एको हो रही थी। उसको अपने ही पाँव की ठक ठक फिर से सुनाई दे रही थी। अब वो टॉर्च के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था और फैक्ट्री का मुआयना कर रहा था। मेन हॉल में थोड़ा सा आगे चलकर उसको सामने फर्नेस रूम दिखाई दिया। ये वही रूम था जिसके अंदर भट्टी लगी हुई थी और मशीनों को यहीं पिघलाया जाता था। जब वो उस रूम के अंदर गया तो उसको बहुत ही गर्मी फील हुई। वहाँ गर्मी और दम घुटने जैसा माहौल था और पूरी दीवार काली थी। क्योंकि वहाँ पूरे दिन आग जलती रहती थी तो उस रूम का टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा था। तो संजय उस रूम के ज़्यादा अंदर नहीं गया और बाहर निकल के कॉरिडोर की तरफ मुड़ गया। ये कॉरिडोर पूरी फैक्ट्री को कवर करता था। वो इस कॉरिडोर में घूम घूम कर देख रहा था कि पूरी फैक्ट्री में चारों तरफ जंगली घास उग गई है। काफी सालों से इसकी देख रेख ना होने के कारण हर जगह पेड़ और घास उग गई है। तो वो पूरी फैक्ट्री का चक्कर मारकर वापस अपने रूम में आता है और बेड पर लेट जाता है। उसे लग रहा था ये काम तो बड़ा अच्छा है, अपने रात को 2-4 राउंड मारने हैं फैक्ट्री के और उसके बाद तो पूरी रात आराम से सोना है। और उसको मन ही मन सोच के खुशी हो रही थी कि एक दिन अपने घर वालों को भी यहाँ ले आऊँगा और सब साथ में रहेंगे। अब इस तरह उसके 2-4 दिन तो बहुत अच्छे से निकल जाते हैं। पर फिर एक दिन संजय अपने रूम में बैठा था और उसको मेन हॉल से किसी के ठक ठक करके फुटस्टेप सुनाई देते हैं। वो अपने रूम में बैठे बैठे ही ध्यान से सुनने की कोशिश करता है तो उसे फील होता है कि मानो मेन हॉल में कोई शख्स धीरे धीरे चल रहा है। क्योंकि वहाँ पर सीलिंग ऊंची थी तो वहाँ आवाज़ एको होती है, ठक 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 ठक। तो वो तुरंत अपने बेड से उठा। वो अपने रूम से बाहर निकला और उसने आवाज़ लगाई, कौन है, कौन है वहाँ पे? पर कोई जवाब नहीं आया। फिर उसने टॉर्च उठाई और मेन हॉल की तरफ जाना शुरू किया। वो धीरे धीरे मेन हॉल की तरफ जा रहा था और आवाज़ लगा रहा था कि कौन है उधर, बाहर आओ, कौन है। जब वो मेन हॉल के पास गया तो उसने देखा
हॉल का दरवाजा तो बाहर से बंद था और इस हॉल की एंट्री सिर्फ यहीं से है। तो उसने दरवाजा खोला और अंदर टॉर्च मारकर देखा तो अंदर कोई नहीं था। एक बार के लिए तो उसे बड़ी हैरानी हुई कि आखिर इसके अंदर था कौन, वो पैरों की आवाज किसकी थी। पर फिर उसे लगा कि हो सकता है कोई बिल्ली आ गई होगी और उसी की आवाज होगी। तो वो चुपचाप अपने रूम में आकर बैठ गया। पर यह सिलसिला अब हर रोज होने लगा। अब हर रोज आधी रात के बाद किसी के फुटस्टेप्स की आवाज आती और वहां जाकर देखता तो वहां कोई नहीं मिलता। संजय को यह चीज बड़ी परेशान कर रही थी कि कैसे हर रोज 12 से 1 बजे के बीच कोई बिल्ली आ सकती है और सीधा मेन हॉल में घुस सकती है और सेम टू सेम वही आवाज, मानो किसी इंसान के पैरों की आवाज हो। पर एक दिन तो हद ही पार हो गई। आज संजय प्लानिंग कर रहा था कि आज रात को जो भी वहां आएगा मैं उसे रंगे हाथों पकड़ूंगा। तो वो रात को 12 बजे से ही तैयार होके बैठा था कि जैसे ही मुझे किसी के पैरों की आवाज आती है मैं भाग के वहां जाऊंगा, उसको वहीं दबोच लूंगा। अब वो 1 घंटे से अपने रूम में बैठकर इंतजार कर रहा था कि कब उसे पैरों की आवाज सुनाई दे और वो भाग कर जाए। और तभी 1 बजते ही उसे कुछ आवाज सुनाई देती है। वो ध्यान से सुनता है तो आज आवाज किसी के पैरों की नहीं थी। ठक 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 ठक, कोई दरवाजा नॉक कर रहा था। वो अपने कमरे से बाहर आता है और अपना सांस रोककर आवाज सुनने की कोशिश करता है। तो उसको ये रियलाइज होता है कि ये आवाज मेन हॉल के अंदर से आ रही है। मेन हॉल के अंदर से कोई दरवाजे को नॉक कर रहा था। आज संजय को फर्स्ट टाइम रियलाइज हुआ कि डर क्या होता है। उसे लग रहा था ये मेन हॉल बाहर से बंद है तो इसको अंदर से कौन नॉक कर रहा है। अब उसको डर तो लग रहा था पर उसे अपनी ड्यूटी भी करनी थी। तो वो आवाज लगाता है, कौन है वहां पर, कौन है, कौन डिस्टर्ब कर रहा है इधर। अब वो थोड़ा गुस्से में हो जाता है और गुस्से में अपने रूम में जाता है और डंडा निकाल कर लाता है और डंडा जमीन पर बजाते हुए बोलता है कि कौन है वहां पर, बाहर आओ नहीं तो मैं आता हूं अंदर। पर वहां से ठक ठक की आवाज कंटिन्यूसली चली जा रही थी। संजय को लगा अब बहुत हो गया, अब मुझे अंदर जाकर देखना ही होगा कि ये कौन इंसान है जो मुझे इतने दिनों से परेशान कर रहा है। अब वो धीरे धीरे मेन हॉल के पास जाता है और दरवाजे को धीरे से खोलता है। जैसे ही वो कुंडी खोलता है वो देखता है सामने आवाज तो फर्नेस रूम से आ रही है। फर्नेस रूम को कोई अंदर से जोर जोर से पीट रहा था, धड़ 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 धड़। और ये फर्नेस रूम तो हमेशा बंद रहता है, इसके अंदर तो कोई खिड़की भी नहीं है कि कोई बिल्ली वहां से आ जाए। तो इस फर्नेस रूम के अंदर आखिर है कौन। अब संजय वहीं खड़ा खड़ा उस फर्नेस रूम को देख रहा था और जोर जोर से भड़ भड़ की आवाज कंटिन्यू थी। अब उसे डर भी लग रहा था पर उसे अपनी ड्यूटी भी करनी थी। उसने मन ही मन सोचा कि मेरी बला से अंदर कोई भी हो, ये ड्यूटी इतनी वर्थ इट नहीं है कि मैं अंदर जाकर देखूं, जो कि बंद कमरा था जिसके अंदर कोई हो ही नहीं सकता। तो वो सीधा बाहर निकला और मेन हॉल को बाहर से कुंडी लगाकर ताला लगा दिया और अपने रूम में आकर बैठ गया। उसने सोचा कि अब जो भी होगा सुबह ही देखेंगे, जब सुबह सारा स्टाफ आ जाएगा तो इसको रंगे हाथों पकड़ेंगे। और फिर अपने रूम का गेट भी अंदर से बंद करके लाइट ऑफ की और अपने बेड पर लेट गया। अब वो लेटे लेटे यही सोच रहा था कि आखिर उसके अंदर हो कौन सकता है। अब सोचते सोचते संजय की आंख लग जाती है और अभी उसे सोए हुए कुछ ही देर हुई थी कि उसे नींद में किसी के चलने की आवाज आती है, मानो कोई उसके रूम के अंदर ही चल रहा हो। थप थप थप। उसका छोटा सा कमरा था जिसमें उसका एक सिंगल बेड था और उसके अलावा एक कुर्सी और टेबल की ही जगह थी। उस रूम में ज्यादा चलने की तो जगह भी नहीं थी। पर संजय को नींद में ही किसी के चलने की आवाज सुनती है। वो हल्का सा नींद से बाहर आता है तो वो ध्यान से सुन पा रहा था कि उसके रूम में कोई नंगे पांव घूम रहा है। संजय का कलेजा उसके मुंह में आ गया था। उसका छोटा सा कमरा जिसको उसने अंदर से बंद कर दिया है, पूरा अंधेरा और रात के 2 बजे कौन घूम रहा है उसके रूम में। वो बिस्तर पर लेटे लेटे ही सोच रहा था कि भगवान या तो आज बचा ले या मुझे उठा ले, इस तरह मत कर मेरे साथ।
उसके दोनों पैर ठंडे पड़ चुके थे। अब उसकी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो आँख खोल के भी देखे कि रूम में आखिर है कौन। वो बिना हिले डुले अपने बेड पर लेटा रहता है और उस थप 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 पाँव की आवाज़ सुनता रहता है। जब वो आवाज़ उसके कान के पास से निकलती थी तो मानो उसको ऐसा लगता था कि उसकी जान ही निकल गई हो। अब वो मन ही मन अपने सारे भगवानों को याद कर रहा था और आंख बंद कर कर वहीं लेटा हुआ था। उसको ये डर था कहीं मैं आंख खोलूं और ये जो भी है इधर मुझ पर हमला ना कर दे। अब उसे इतना तो यकीन हो गया था यहाँ पर कोई इंसान तो नहीं आ सकता, ये ज़रूर कोई गलत ताकत है। पर वो आधे घंटे तक ऐसे ही लेटा रहा बिना हिले डुले। उसका पूरा माथा पसीने का भर चुका था पर वो आवाज़ अभी भी आ रही थी। पर कुछ देर के बाद वो आवाज़ आनी रुक गई और उसे अपने बेड के एक साइड में थोड़ा झुकाव फील हुआ, मानो वहाँ कोई बैठ गया हो। संजय ने बताया कि ये उसकी ज़िंदगी का ऐसा एक्सपीरियंस था जो वो शब्दों में बयान नहीं कर सकता। उसके दोनों पैर कांप रहे थे और पूरा मुंह पसीने से भर चुका था और वो कुछ नहीं कर सकता था। उसने अपनी आंखें और जोर से बंद कर ली थी कि बस कैसे भी करके सुबह हो जाए, अब जो होगा सुबह ही देखा जाएगा। और कुछ देर बाद उसकी आंख भी लग गई और सुबह वो बहुत जोर से थड़ थड़ की आवाज़ से उठता है। कोई बाहर मेन गेट को जोर जोर से ठोक रहा था। वो जैसे ही उठता है तो देखता है सुबह के 10 बज चुके थे। आज वो बहुत लेट हो गया था और बाहर फैक्ट्री का मैनेजर जोर जोर से चिल्ला रहा था कि अरे संजय कहाँ मर गया, गेट खोल। तो वो जल्दी से उठता है और रूम से बाहर जाकर सीधा मेन गेट खोलता है और मैनेजर उसको 4 खरी खोटी सुनाता है। तो संजय मैनेजर को अपने रूम में लेके आता है और कहता है सर इधर बैठिए, मेरी बात सुनिए। तो संजय के फेस पे इतनी सीरियसनेस देखकर मैनेजर भी कुछ देर के लिए सीरियस हो जाता है। वो पूछता है कि क्या बात है। तो संजय बताता है कि कल रात उसको फर्नेस रूम से जोर जोर से ठक ठक की आवाज़ आ रही थी, उसके अंदर कोई है। तो मैनेजर भी उसकी बात सुनकर चौंक जाता है कि आखिर फर्नेस रूम में कौन गया, वहां तो किसी को जाना अलाउड भी नहीं है। तो तुरंत ही मैनेजर 2 और वर्कर को बुलाता है और वो डंडा लेकर चारों लोग मेन हॉल की तरफ जाते हैं। तो संजय चाबी से मेन हॉल का ताला खोलता है और वो चारों धीरे धीरे फर्नेस रूम की तरफ जाते हैं और मैनेजर संजय को इशारा करता है कि इस दरवाजे को खोलो। पर संजय पीछे हट जाता है और ना में सर हिला देता है। तो मैनेजर खुद आगे बढ़ता है और एक झटके में फर्नेस का दरवाजा खोल देता है। जैसे दरवाजा खोलते वो तीनों लोग अंदर घुसते हैं तो वो देखते हैं पूरा कमरा खाली था। ना ही वहां कोई इंसान था, ना कोई बिल्ली, ना कोई कुत्ता। और मैनेजर संजय पर बहुत गर्म होता है। वो उसे इतना सुनाता है कि तुम्हें काम करना है तो ठीक से करो, ये झूठी झूठी कहानियां हमें मत सुनाया करो। तुम खुद से लेट उठे हो तो बहाना बना रहे हो कि रात को यहाँ पर कोई आया था। अगर आइंदा मुझे ऐसा कुछ भी कंप्लेंट मिली तो तुम्हारी छुट्टी पक्की है। तो संजय अपना छोटा सा मुंह लेकर अपने रूम में आके बैठ जाता है। संजय सोच रहा था कि ये लोग विश्वास करें ना करें, पर उसने आवाज़ें सुनी थी। इस फैक्ट्री में कुछ तो ऐसा है जो सही नहीं है। अब आज रात संजय अपनी ड्यूटी पर था। उसने सोच लिया था कि ये नौकरी उसके लिए कितनी ज़रूरी है, तो अब चाहे जो हो जाए वो अपनी ड्यूटी में कमी नहीं छोड़ेगा। तो वो डंडा लेकर आज अपनी ड्यूटी पर मुस्तैद था और मेन हॉल के अंदर ही चक्कर लगा रहा था। 10 बजे से लेकर 12 बजे तक लगातार 2 घंटे तक वो मेन हॉल के अंदर ही घूम रहा था और डंडे को बार बार ज़मीन पर मार रहा था। आज उसने सोच रखा था कि मर्जी जो भी हो, अगर कोई भी इंसान यहाँ पर है तो मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। 2 से 3 घंटे तक मेन हॉल में चक्कर लगाने के बाद उसको थकान सी फील हुई, तो वो चेयर लेके आया और वहीं फर्नेस रूम के सामने चेयर डालकर बैठ गया। आज उसने सोच लिया था कि मैं अपने कमरे में सोऊंगा ही नहीं। अगर मैं मेन हॉल में ही बैठा रहूंगा, मैं तब देखता हूँ यहाँ पर कौन आएगा। पर जैसे वो चेयर लेकर वहां बैठा तो उसको अपने कमरे से आवाज आई, खटक, मानो किसी ने उसके कमरे की कुंडी खोली हो। और वो एकदम झटके से खड़ा हुआ
और तुरंत आवाज लगाते हुए अपने कमरे की तरफ भागा। और जैसे कमरे की तरफ भागा तो वहां जाकर उसने देखा कमरे की तो कुंडी लगी हुई थी और मेन गेट पर भी ताला था। तो ये आवाज किस चीज की थी? वो ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसे फर्नेस रूम से किसी के रोने की आवाज आती है। वो बिना पीछे मुड़े ही ध्यान से सुन रहा था कि फर्नेस रूम में कोई जोर जोर से रो रहा था और ये रोने की आवाज किसी इंसान की नहीं थी। ये कोई भी हो सकता था पर इंसान तो बिल्कुल नहीं। आज तो मानो संजय की आत्मा उसके शरीर से बाहर ही निकल गई। अब वो अपनी जगह पर तस से मस वहीं खड़ा था और खड़े खड़े उस रोने की आवाज सुन रहा था। उसकी इतनी भी हिम्मत नहीं थी वो पीछे मुड़कर देख ले। वो फर्नेस रूम के बाहर 2 घंटे से बैठा था तो वहां कोई नहीं था। वो 1 सेकंड के लिए बाहर आया तो अंदर से किसी के जोर जोर से रोने की आवाजें आ रही हैं। उसका पूरा शरीर ठंडा पड़ चुका था। आज पहली बार ऐसा था कि नर्वसनेस में उसको पसीना नहीं आ रहा था, पर सर्दी से उसके हाथ पैर कांप रहे थे। आज वो अपने बचपन के फ्लैशबैक में चला गया, जब उसको गांव के बड़े बूढ़ों की सारी कहानियां याद आने लगी कि किस तरह गांव में चुड़ैल किसी के पीछे पड़ जाती थी और उनको मार के पेड़ पर टांग दिया करती थी। बचपन में उसे ये भूतों की कहानियां लगती थी, पर कभी उसने रियल में ऐसा फील नहीं किया था। पर आज इस मोमेंट पे उसे सब रियलाइज हो रहा था। आज उसका दिमाग इतनी तेजी से चल रहा था और वो सोच रहा था मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी है। मुझे ऐसी कोई नौकरी नहीं चाहिए जिसमें मेरी जान को खतरा हो। तो वो बिना पीछे मुड़े धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ने लगा। वो धीरे धीरे मेन गेट की तरफ जा रहा था और राम 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 जपते हुए आगे बढ़ रहा था, पर पीछे से रोने की आवाजें जस की तस आ रही थी। वो धीरे धीरे मेन गेट के पास गया और उसने अपने जेब में हाथ डाला। उसका हाथ कांप रहा था तो वो जेब से चाबी भी नहीं निकाल पाया और चाबी निकालने के चक्कर में वहीं गिर गई। और अब उसके सब्र का इम्तिहान टूट गया था। जैसे चाबी नीचे गिरी वो गेट के ऊपर झपटा और सीधा पैर ऊपर रखकर गेट के ऊपर चढ़ गया और 6.5 फीट के गेट से ऊपर से ही बाहर छलांग लगा दी और सीधा बाहर कूद के फुल स्पीड से मेन रोड की तरफ भागने लगा। पर संजय ने हमें बताया कि उसे ऐसा फील हो रहा था कि मानो 3-4 लोग उसके पीछे पड़े हों। वो जोर जोर से हांफते हुए भाग रहा था और चिल्ला रहा था बचाओ बचाओ, पर उस सुनसान रोड पर दूर दूर तक कोई नहीं था। वो तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर तक सीधा भागता रहा और हाईवे पर चढ़ गया। हाईवे पर भी दूर दूर तक कोई नहीं था। 1-2 गाड़ी वहां से निकली पर उन्होंने नहीं रोका। पर फिर भागते भागते सामने उसे बस दिखाई दी। उसने बस को हाथ दिया तो बस की स्पीड कम हुई तो संजय बस के सामने जाकर वहीं गिर गया और हांफते हांफते वहीं पड़ा रहा। तो कंडक्टर बस का जल्दी से नीचे उतरा और संजय से पूछा क्या हुआ तुझे, कौन है तू, क्या चाहिए? तो संजय हांफते हांफते बोला वहां पे पीछे, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। पर ड्राइवर और कंडक्टर ने उसे पकड़कर बस में बिठाया और उसको पानी पिलाया और उससे पूछा कि तुझे जाना कहाँ है। पर संजय कुछ भी बोलने की हालत में नहीं था। वो बस हांफता हुआ इशारे कर रहा था कि आगे चलो 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 यहाँ से। और वो लोग बस को लेकर सीधा बस स्टैंड पर चले गए। ड्राइवर ने बताया कि बस यहीं तक जाएगी, अब तुम्हें कहीं और जाना हो तो यहाँ से बस चेंज कर लो। संजय पूरी रात बस स्टैंड पर एक कोने में दुबक कर बैठा रहा और सुबह की पहली बस पकड़ते ही सीधा अपने गांव आ गया। उसने ना ही अपना सामान उठाया ना ही किसी को कुछ बताया और सीधा अपने गांव पहुंच गया। गांव वाले भी उसको देखकर बड़े हैरान थे कि ये बंदा अभी तो ड्यूटी पर गया था पर इतनी जल्दी वापस कैसे आ गया और इसके हाथ में तो कोई सामान भी नहीं है। और वो भुचक्का सा चुपचाप सा चलता हुआ अपने घर चला गया। घर वाले उसको देखकर खुश भी थे पर डरे भी हुए थे। पर संजय ने उन्हें बताया कि मुझे कुछ काम आ गया है, मैं काम की वजह से यहाँ आया हूँ, कोई टेंशन की बात नहीं है, और चुपचाप अपने कमरे में जाकर बैठ गया। अब संजय सदमे में चला गया था। 1 महीने पहले उसे लग रहा था कि जो नौकरी उसकी लाइफ बदल देगी, आज वही नौकरी उसकी जान की दुश्मन बन गई। पर चलो अब वो घर आ गया तो उसकी जान तो बच जाएगी। पर ये उसकी बहुत बड़ी भूल थी। उसकी जान अभी भी खतरे से बाहर नहीं थी, क्योंकि अभी भी उसकी हालत जस की तस थी।
वो रातों को सो ही नहीं पा रहा था और हर रात 12 बजे उठकर बैठ जाता। उसको सपने में किसी का डरावना चेहरा दिखाई देता और वही आवाज़ें सुनाई देती। कभी कोई रोता, कभी कोई ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता और उसके दिमाग में बार बार वही फैक्ट्री आ रही थी। वो नींद में उठ के बैठ जाता और ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर देता। अब उसके घर वाले भी उठकर आते कि बेटा क्या हुआ, कोई बात है तो हमें बताओ। पर वो उन्हें टाल देता, कहता नहीं सब सही है। पर जैसे ही वो सोने की कोशिश करता, उसे ऐसा लगता कि मानो किसी ने उसके कान के पास आकर आवाज़ लगाई हो, संजय। और वो फिर से उठ जाता। अब उसकी ज़िंदगी नर्क बन गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब उसके साथ हो क्या रहा है। मैंने तो अपनी नौकरी भी छोड़ दी, पर मेरे पीछे कौन पड़ गया जो मेरी ये हालत कर दी। पर किसी भी सवाल का जवाब उसके पास नहीं था। अब इस तरह उसको 1 महीने से ऊपर हो गया था। वो ना ही टाइम से खाना खा रहा था और ना ही रात को सो पा रहा था। उसकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स आ गए थे और उसका वजन पहले से आधा हो गया था। उसको लग रहा था कि मैं इसी तरह सूख सूख कर दम तोड़ दूंगा। और अब तो घर वालों को भी लगने लगा था कि लगता है हमारे बेटे को कोई बीमारी हो गई है, इसे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। पर संजय साफ मना कर देता। पर हद तो एक दिन पार हो गई जब वो नहाने के लिए गया। आज भी हर रोज़ की तरह नॉर्मल ही दिन था, पर सुबह सुबह उठकर वो नहाने गया। पर जब वो बाथरूम से बाहर आया तो उसकी माँ जोर से चिल्ला पड़ी। उसकी माँ ने देखा उसका पूरा चेहरा खून से भरा हुआ था। उसकी माँ के चिल्लाने से घर के सारे मेंबर्स भाग कर आए तो उन्होंने देखा उसके चेहरे के बीचों बीच कट लगा हुआ था। उसने अपने चेहरे को बीचों बीच से काट लिया था। उसके हाथ में एक ब्लेड था और पूरा चेहरा खून से भरा हुआ और चुपचाप खड़ा था। उसके पिता तुरंत ही उसको अस्पताल लेके गए और डॉक्टर से मिन्नत की कि प्लीज़ मेरे बेटे को बचा लो। तो डॉक्टर ने तुरंत ही उसका इलाज शुरू किया। अब उसका खून ज़्यादा बह चुका था तो डॉक्टर के पास एनेस्थीसिया देने का टाइम नहीं था। वो सीधा ही उसके चेहरे पर टांके लगा रहे थे। और ये सब होते हुए संजय के दादाजी दूर से देख रहे थे। संजय के दादाजी बहुत ही समझदार इंसान थे। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में ऐसे बहुत से किस्से देखे थे। जब उन्होंने अपने पोते को इस हालत में देखा तो वो एक झटके में सब समझ गए। जब डॉक्टर संजय के टांके लगा रहा था तो संजय उफ तक नहीं कर रहा था। कोई नॉर्मल पेशेंट इस समय जोर जोर से चिल्लाता, पर संजय चुपचाप बैठा था। उनके दादाजी ये सब देखकर तुरंत ही गांव के एक तांत्रिक के पास गए और तांत्रिक को सब कुछ बताया। उन्होंने बताया कि मेरे पोते पर ज़रूर किसी प्रेत का साया है, आप तुरंत चलो। दादाजी की बात सुनकर भी तांत्रिक अपना सारा सामान लेकर तुरंत ही अस्पताल गया। जैसे ही वो उस रूम के अंदर जाने लगा, संजय जोर जोर से चिल्लाने लगा, मेरे पास मत आओ, दूर चले जाओ, दूर चले जाओ। संजय की ये हालत देखकर तांत्रिक समझ गया कि जो उसको डर था वही सच है। वो तुरंत रूम से बाहर आया और उसके दादाजी के पास बैठ गया और उन्हें बताया कि इसे किसी प्रेत ने जकड़ लिया है। तो तांत्रिक ने दादाजी को बताया कि ये ज़रूर किसी ऐसी शापित जगह पर चला गया जहाँ पर कोई तड़पती हुई प्रेत आत्मा रहती है और उस आत्मा ने अपना फंदा इस पर कस लिया है। उसको इसके शरीर से बाहर निकालना होगा, नहीं तो इस तरह वो इसकी जान ले लेगी। तो तुरंत ही तांत्रिक ने एक तावीज़ बनाया और वो इसके दादाजी को दिया और कहा कि जब ये नींद में हो तो चुपचाप इसके हाथ पर जाकर बांध देना और इसके माथे पर एक तिलक लगा देना। और दादाजी ने बिल्कुल वही किया। उन्होंने चुपचाप से उसके कमरे में जाकर उसके तावीज़ बांध दिया और तिलक कर दिया। और संजय दवाइयों के नशे में था तो उसको कुछ पता नहीं चला। संजय ने बताया कि तावीज़ का ऐसा असर हुआ कि उसके बनते ही अब उसको धीरे धीरे एक सुकून सा फील होने लगा। अब वो रात को तो अच्छे से सो पा रहा था और पूरे दिन भी शांति से बैठा रहता। अब उसको ना ही कोई आवाज़ सुनाई दे रही थी, ना ही कोई एंग्जाइटी हो रही थी। उसको ऐसा लग रहा था मानो इस तावीज़ में कुछ ऐसी ताकत है जो बुरी आत्माओं को इसके पास आने से रोक रही है। अब संजय की हालत में सुधार आता जा रहा था। पर फिर अचानक उसको धनबाद से कॉल आता है। ये कॉल उसके उसी मैनेजर का था जो उस पर चिल्लाया करता था। आज वो बड़े ही प्यार से बोल रहा था कि अरे संजय बेटा, तुम नौकरी से क्यों चले गए? तुम चाहो तो दोबारा आकर ज्वाइन कर लो, हम तुम्हारी सैलरी भी बढ़ा देंगे। अब संजय को बड़ी हैरानी हुई। उसे लगा कि इस खड़ूस को क्या हुआ? इसे तो मुझ पर चिल्लाना चाहिए था कि मैं बिना बताए नौकरी छोड़कर आ गया और ये मुझे कह रहा है कि तुम फिर से ज्वाइन कर लो।
लगता है इनकी वैकेंसी अभी भी खाली पड़ी है। तो अब संजय का माथा ठनक चुका था। तो अब उसने अपनी तरफ से फैक्ट्री की पूरी इंक्वायरी स्टार्ट कर दी। उसको ये था कि मुझे अब पता लगाना है कि आखिर गड़बड़ कहाँ है और मेरी इस हालत का जिम्मेदार कौन है। तो संजय का ही एक दोस्त रांची में मीडिया में काम करता था। संजय ने उसको कॉल किया और इस बारे में सब कुछ बताया। तो उसने 1 हफ्ते का समय मांगा और बोला मैं तुम्हें सब इंक्वायरी करके बताता हूँ। और 1 हफ्ते के बाद जो उसने संजय को बताया, संजय के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने संजय को बताया कि संजय, ये फैक्ट्री ठीक नहीं है, यहाँ पर तुम वापस कभी मत जाना। तो संजय ने क्यूरियस होकर पूछा कि बताओ मुझे इसका कारण क्या है। यहाँ कुछ गड़बड़ है, ये तो मुझे फर्स्ट डे से ही लग रहा था, पर आखिर क्या गड़बड़ है। तो उस दोस्त ने बताया कि कुछ साल पहले यहाँ पर एक औरत और उसके 2 बच्चे जिंदा जलकर मर गए थे। वो औरत यहाँ पर लेबर का काम करती थी और यहाँ के ठेकेदार की उस पर गलत नज़र थी। वो अक्सर उसको अपनी बातों में उलझाने की कोशिश करता था, पर वो औरत बहुत ही सच्ची और नेक दिल इंसान थी। वो ठेकेदार की बातों में कभी नहीं आई। पर फिर एक रात ठेकेदार ने शराब के नशे में उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की और जब उसने मना कर दिया तो ठेकेदार ने फर्नेस रूम में उसको और उसके साथ उसके 2 बच्चों को डालकर जिंदा जला दिया था। फैक्ट्री में इनके जिंदा जलने की खबर से पूरे शहर में हाहाकार मच गया था। हर न्यूज़ की हेडलाइन यही थी। इस औरत के पति ने भी इस बारे में आवाज़ उठाई और कोर्ट तक दस्तक दी, पर उसके कुछ दिनों बाद पति भी गायब हो गया और उसके पति का आज तक पता नहीं लग पाया कि आखिर वो गया कहाँ। पर उसके बाद फैक्ट्री में अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी। फैक्ट्री में नई नई मशीनें जो भी आती वो अचानक से काम करना बंद कर देती। अब तो हर रोज़ किसी न किसी वर्कर को चोट लगने लग गई थी। कभी किसी का हाथ कट जाता तो कोई छत से नीचे गिर जाता। वहाँ पर रात को जितने भी वॉचमैन आए थे, एक के बाद एक 3 वॉचमैन की मौत हो गई थी। उनकी मौत इतनी संदिग्ध हालात में हुई थी कि पुलिस भी उनका पता नहीं लगा पाई कि आखिर उनकी मौत का कारण क्या था। उन तीनों वॉचमैन के मुंह से झाग निकल रहा था और उनकी आंखें डर से फटी हुई थी। एक के बाद एक इतनी मौतें होने के बाद इस फैक्ट्री को ताला लग गया था और इसका मालिक शहर छोड़कर भाग गया था और कोर्ट ने भी यहाँ पर स्टे लगा दिया था और पुलिस इंक्वायरी चालू थी। पर इतने सालों के बाद एक दूसरी कंपनी ने इस फैक्ट्री को खरीद लिया था और कोर्ट से अपने जुगाड़ करके परमिशन ले ली और फैक्ट्री का काम फिर से शुरू कर दिया। और इस बार तुम पहले वॉचमैन थे जो मौत के चंगुल से बाहर आए हो और अब वहाँ कोई भी रात को काम करने को तैयार नहीं है। अपने दोस्त की बात सुनकर संजय के रोंगटे खड़े हो गए। उसे पूरा गेम समझ में आ गया कि आखिर ये चल क्या रहा था। जो संजय को शक था आज वो यकीन में बदल गया। वहां पर वो प्रेत आत्मा ही थी जो संजय की जान की दुश्मन बन चुकी थी। अगर संजय 1-2 दिन भी और फैक्ट्री में रुकता तो वो उसकी जिंदगी के आखिरी दिन हो सकते थे। तो संजय ने हमें बताया कि दोस्तों, मुझसे तो बहुत बड़ी गलती हो गई थी, पर अगर आप किसी भी नई जगह पर ज्वाइन करें तो वहाँ की अच्छे से इंक्वायरी करें कि आखिर कहीं कुछ ऐसा तो नहीं कि जो कंपनी आपसे छुपा रही हो। और संजय ने कसम खा ली कि मैं तो अपने गांव में ही खेती बाड़ी करके काम चला लूँगा, पर ऐसी कोई उटपटांग नौकरी अब से नहीं करूँगा। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। मैं उम्मीद करता हूँ आप सबको अच्छी लगी होगी। आपको कैसी लगी इसके बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आपके पास भी इस तरह कोई सच्चा किस्सा है जो आप हम सबसे शेयर करना चाहते हो तो आप मुझे भेज सकते हो मेरे इंस्टाग्राम DM पर या मेरी ईमेल ID पर। मैं इसी तरह नई नई कहानियाँ लाता रहूँगा। मैं आपसे मिलता हूँ अगली कहानी में। धन्यवाद।